हाल ही में जर्मन बेस्ड इंडियन यूट्यूबर जिनका नाम ध्रुव राठी है, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाली। अब वीडियो में उन्होंने दर्शाया कि इंडिया में जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है या फिर इंडिया के जो पीएम है वो एक डिक्टेटर है और अपनी तानाशाही पूरे देश पे चला रहे हैं। इनकी वजह से काफी ज्यादा देश घाटे में जा रहा है और इसकी वजह से काफी ज्यादा देश की बुरी हालत चल रही है। ऐसी वीडियो की वजह से काफी हंगामा हो गया, ट्विटर पे भी ये ट्रेंड करने लगे और इस वीडियो को बार-बार शेयर किया गया लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी के सपोर्टर्स या फिर कहीं उनके कार्यकर्ता, या वो कांग्रेस के हों या फिर आम आदमी पार्टी के या फिर कोई और क्यों ना हो। लोगों ने मिलकर ये दर्शाया कि ध्रुव राठी जो है बहुत ज्यादा एक बड़े फैक्ट चेकर हैं और बहुत आने वाले का पर्दाफाश करने में मास्टर हैं। पर मैं इस समय बिल्कुल भी नहीं मानता, खास करके इनको मैं फैक्ट चेकर तो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं मानता, क्योंकि कुछ ही समय पहले या फिर कुछ साल पहले इन लोगों ने राठी ने वीडियो में कहा था कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू पे अगर हर साल 1 मिलियन लोग भी आ गए तो मैं हैरान हो जाऊंगा। पर वहीं पे पेंडेमिक के चलते हुए भी वहां पे हर साल इससे 5 गुना लोग आ जाते हैं। मुझे नहीं लगता दोस्तों ताजमहल में जितने भी विजिटर्स आते हैं उसके 10% भी हर साल स्टैचू ऑफ यूनिटी में आ सकते हैं। यानी 1 मिलियन विजिटर्स हर साल स्टैचू ऑफ यूनिटी में भी आ गए तो मुझे बड़ा आश्चर्य होगा यहाँ पर देखकर। यानी इन्होंने कहा था कि बीजेपी कभी जिंदगी में ना राम मंदिर बना पाएगी, ना 370 हटा पाएगी और ना ही कभी यूसीसी को लागू कर पाएगी। ये सब जुमलेबाज हैं। इसके बाद इनके कुछ यूजुअल जुमले हैं दोस्तों जो ये हर 5 साल बाद फेंकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 हटा देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे, राम मंदिर बनवा देंगे। इनफैक्ट ये राम मंदिर वाली चीज तो 1996 से चली आ रही है। 1996 से लेके आज तक दोस्तों हर मैनिफेस्टो में इन्होंने राम मंदिर वाली बात मेंशन करी है। अब कुछ इनके सपोर्टर्स कहते हैं कि अब कोर्ट में केस चल रहा है इसलिए बनवा नहीं पा रहे, लेकिन भाई अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो इस चीज को मैनिफेस्टो में लिखने की क्या जरूरत है? जब आप कर ही नहीं सकते इस चीज को कंट्रोल, तो मैनिफेस्टो में हर बार क्यों मेंशन कर देते हो कि हम राम मंदिर बनवा देंगे? 2000 में राम मंदिर बन चुका है, उससे पहले 2070 हट चुकी है और उत्तराखंड में भी यूसीसी लागू हो चुकी है। तो इनमें इनको फैक्ट चेकर तो बिल्कुल भी नहीं मानता, पर फिर भी कंटेंट की बात है तो एक बार इनकी वीडियो देख लेते। लगता है कि अगर देश में रेगुलरली इलेक्शंस हो रही हैं और आप वोट डालने जा सकते हो तो इसका मतलब देश एक डेमोक्रेटिक देश है। लेकिन पता है क्या, इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है। मजाक नहीं कर रहा, रेगुलर इलेक्शंस होती है नॉर्थ कोरिया में। 100% वोटर टर्नआउट भी देखने को मिलता है उन इलेक्शंस में। लेकिन बस फर्क यह है कि अगर आप सरकार के द्वारा चुने गए ऑफिशियल कैंडिडेट के लिए वोट नहीं डालोगे तो आपको एंटी नेशनल कंसिडर किया जाता है, आपकी जॉब छीन ली जा सकती है, आपका घर छीन लिया जा सकता है। और बात अगर यहाँ तो आखिर इमरजेंसी क्यों लगाई गई? दरअसल कहा जाता है कि आपातकाल की नींव 12 जून 1975 को ही रख दी गई थी। इस दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को रायबरेली के चुनाव अभियान में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का दोषी पाया था और उनके चुनाव को खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं, इंदिरा पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर और किसी भी तरह के पद संभालने पर रोक भी लगा दी गई थी। बताया जाता है कि सरकार ने पूरे देश को एक बड़े जेलखाने में बदल दिया था। आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया था। इमरजेंसी में जीने तक का हक छीन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में अपनी गलती शाबाश। मैंने अपनी पूरी वीडियो में ये दर्शाया कि प्रधानमंत्री मोदी जो है बहुत बड़े डिक्टेटर हैं और एक तानाशाह हैं जिनकी वजह से पूरा देश बर्बाद होने वाला है। अब देखिए, कहने के लिए इन्होंने डायरेक्ट किम जोंग उन से इनको कंपेयर करते हैं। देखिए, इंडिया में जो डिक्टेटर जो आप बता रहे हो वो बिल्कुल भी किम जोंग उन की तरह नहीं है, क्योंकि कोरिया में जो इस टाइम पे डिक्टेटरशिप चल रही है वो डायनेस्टी वाली चल रही है, यानी पूर्वजों के समय से चल रही है। क्योंकि उन लोगों ने बता रखा है कि तुम्हारा जो देश बचा हुआ है वो हमारे दादा की वजह से बचा हुआ है, और हमारे बाप दादा ना होते तो तुम्हारा देश कभी बचता ही नहीं, और तुम्हारा देश भी आजाद हमारे बाप दादा की वजह से हुआ है। और इसी की वजह से ये सारी सत्ता उनके बेटे को मिल गई और उन्होंने ये सारे झूठ बोले और इसी झूठ की वजह से ये सत्ता फिलहाल किम जोंग उन को मिल गई थी। एक सेकंड, ये कहानी सुनी लग रही है। फ्री और फेयर तरीके से हो रही हैं, यहां मीडिया का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है। फेयर इलेक्शंस का मतलब है कि रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियंस और ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस दोनों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। दोनों को मोर और लेस इक्वल कवरेज मिलेगी मीडिया पर। भी चैनल था जो हिम्मत करता था सरकार से सवाल करने की, अल्टीमेटली उसे भी प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त गौतम अडानी ने खरीद ली। आज के दिन टीवी न्यूज का पूरी तरीके से अंतिम संस्कार हो चुका है देश में। सरकार कि हमारे देश में मीडिया बिल्कुल भी फ्री नहीं है और जितनी भी मीडिया है वो बिकी हुई है, और जो कुछ भी एकाध जो लोग हैं जो पीएम मोदी या फिर बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं उनको ये खरीद लेते हैं या फिर धमका के इन्हें चुप करवा देते हैं। देखिए, आपने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सही कहा है, पर फिर भी इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। से मानूंगा कि बिहार में इस टाइम पे नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की सरकार अलायंस में, पर उससे कुछ समय पहले यादव यहाँ पे अलायंस में थे। तब मनीष कश्यप नाम का एक न्यूज रिपोर्टर थे जो कि बिहार की खराब हालतों के बारे में सबको बताया करते थे। अब इसकी वजह से ट्रिगर्ड हो गई कि उन लोगों ने मनीष कश्यप के अराउंड झूठी खबरें फैला के और झूठे केस लगा के उनको जेल भिजवा दिया।
डिक्टेटरशिप। इतना ही नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ शब्द क्या बोल दिए तो उन्हें डायरेक्ट जेल भिजवा दिया, वो भी झूठे एलिगेशन। ऐसे में जब पंजाब के इलेक्शन हुए थे और मानसा डिस्ट्रिक्ट से खड़े हुए एक सुखदीप सिंह सिद्धू नाम के एक सिंगर जो कि कांग्रेस पार्टी से खड़े हुए थे, जो कि हार गए थे, और उनके हार जाने के बाद भगवंत मान सिंह जो कि वहां के सीएम थे, उन्होंने उनकी सिक्योरिटी हटा दी थी, जिसकी वजह से लॉर्ड दुश्मनी ने उन्हें मार दिया। डिक्टेटरशिप पार्टी को काफी ज्यादा पढ़ा लिखा मानता था, पर अब बिल्कुल भी नहीं मानता, क्योंकि हर एक लेफ्ट विंग सपोर्टर और बीजेपी के हेटर की तरह इन्होंने भी यही कह दिया कि बीजेपी जहाँ कहीं भी जीतती है वो सिर्फ ईवीएम की वजह से जीतती है। इन्होंने भी सारा का सारा जिम्मा जो है ईवीएम के ऊपर रख दिया और इनडायरेक्टली ये कहा कि सिर्फ भी जीत नहीं सकती। हालांकि अगर ऐसा ही है तो आज तक बीजेपी तमिलनाडु में क्यों नहीं जीत पाई, क्योंकि वहां पर तो बहुत ज्यादा इकोनॉमी मजबूत है, वहां से काफी ज्यादा फायदा भी जनरेट कर सकते हैं इनके हिसाब से। तो आज तक तमिलनाडु में क्यों नहीं जीती? इतना ही नहीं, वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं जीती ईवीएम को हैक करके, जब वहां पे उनके खुद के कार्यकर्ता टीएमसी के गुंडों के हाथों में मारे जाते हैं। इतना ज्यादा अत्याचार बीजेपी कार्यकर्ता और उनके सपोर्टर्स के ऊपर होता है, तो आज तक बीजेपी वहां पे क्यों नहीं जीत पाई? इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में जब इलेक्शन हुए थे तो वहां पे भी एक बार ईवीएम पकड़ी गई थी, पर एंड ऑफ द टाइम कांग्रेस वहां जीत गई। इतना ही नहीं, कर्नाटका में जब इलेक्शन हुए थे वहां पे भी इनकी कांग्रेस सपोर्टर्स ये कह रहे थे कि यहाँ पे ईवीएम की घपलेबाजी हो रही है, पर एंड ऑफ द टाइम कांग्रेस जीत गई। तो ईवीएम हैक कर कौन रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दुबराटी ने अपनी वीडियो में सब झूठी बोला है और सब फालतू की बातें कही है, कई सारा ठीक बातें भी कही हैं, जैसे कि लोग पॉलिटिशियंस को अपना भगवान मान लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इतना नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड और चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के में जो घपलेबाजी हुई थी उसके बारे में जो बात की थी वो बिल्कुल सटीक थी और सही थी, और ऐसे मुद्दों पर ही बात करनी चाहिए। पर बाकी के मुद्दे सब फालतू के थे, फालतू के भी नहीं, पर आपको अगर बात करनी थी तो दोनों साइड की करते। हालांकि कर नहीं सकते क्योंकि फंडिंग भी तो लेनी। मुझे कमेंट में जरूर बताना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को।